एंड कैसे हैं आप सब। आपका अपने एजुकेशनल चैनल लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टाइम मैनेजमेंट का ही एक पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग टाइम। इससे पहले हम टाइम मैनेजमेंट के टूल्स को भी देख चुके हैं एक पार्ट में, और इसके एक वीडियो में मैंने जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो इसका दर्शन है, जो और सारी चीज़ें हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही डिटेल्स में देख चुके हैं। और ये इसका टाइम मैनेजमेंट का ये तीसरा पार्ट है। बाकी दो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो है टाइम को वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पे आप देखिए प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग टाइम, समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया। अब यहाँ पे हम जो प्रोसेस है, अभी तक तो हमने टूल्स देखा है इसका, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो है प्रोसेस को देखेंगे। तो समय प्रबंधन प्रक्रिया का अर्थ हम पहले समझ लेते हैं कि इसका अर्थ वास्तव में क्या होता है। तो परिवार में होने वाली विभिन्न क्रियाओं, जो भी हम परिवार में बहुत सारे जो कार्य करते हैं तथा उपलब्ध जो भी हमारे पास मतलब टाइम है, 24 घंटे का टाइम सबके पास होता है, वही टाइम में के बीच अनुकूलतम समायोजन, उसमें क्या करेंगे हम, एक अपना जो कार्य है और जो हमारे पास उपलब्ध समय है उसमें हम एक अनुकूलतम समायोजन तथा इसके लिए जो प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है उसे ही समय प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि हमारे पास जो भी दैनिक कार्य हैं, अपने पर्सनल कार्य है या फिर अपना परिवार का कार्य है या फिर अपने एजुकेशन का कार्य है या फिर कोई भी ऐसा कार्य है, उसमें उन कार्यों को में और जो हमारे पास समय है उसमें जो हम एक सामंजस्य बैठाते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं कि इस टाइम पे हम ये कार्य करेंगे, इस टाइम पे ये कार्य करेंगे, इन सारी प्रक्रियाओं को मैनेज करना ही समय प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे समय प्रबंधन प्रक्रिया के कुछ स्टेप्स, जो चरण होते हैं वो दिए गए हैं। इसका पहला चरण है समय का आयोजन करना। क्या करेंगे हम, समय, इसका टाइम मैनेजमेंट प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट है क्या, समय का आयोजन करना, यानी कि प्लानिंग करना कि हम कैसे अपने समय को मैनेज करेंगे। सेकंड है योजना का क्रियान्वयन करना। योजना का क्रियान्वयन करना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम जो है उसकी कंट्रोलिंग करेंगे, जो भी हमने प्लान बनाया उसका हम कंट्रोलिंग करेंगे। थर्ड क्या है, समय आयोजन का मूल्यांकन। इस पार्ट में हम जो भी योजना बनाएं वो कितना प्रभावी रहा, कितना अप्रभावी रहा, कितने हम सफल हुए, कितने असफल हुए, इन सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। तो देखते हैं डिटेल्स में इसको हम। तो समय का आयोजन करना, प्लानिंग ऑफ टाइम, ये पहला हम देख लेते हैं। समय का आयोजन करना, समय की योजना बनाते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनानी चाहिए। क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले जो हमारे इम्पोर्टेंट काम है, जिसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, उसे हमें डेली रूटीन में करना ही करना मस्ट है, उसकी हम एक क्या करेंगे, लिस्ट बना लेंगे, एक योजना बना लेंगे कि हम इस टाइम पे ये कार्य करेंगे। सेकंड पॉइंट है इसका, उपयुक्त कार्य का क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। मतलब कि हमें एक टाइम मैनेज करना चाहिए कि इस कार्य के बाद हम ये कार्य करेंगे। कार्यक्रम को निर्धारित करते समय परिवार की आवश्यकताओं, मतलब हमारे जो भी फैमिली के नीड्स हैं, सदस्यों के इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए, कार्य की आदतों आदि का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में यही है कि कार्य का क्रम निर्धारित होना चाहिए और निर्धारित करते समय हर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सारे सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और प्रत्येक सदस्यों की क्या उस कार्य के प्रति रुचि है या नहीं है, इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर हर व्यक्ति के कार्य करने की अपनी अलग हैबिट है, अलग तरीका है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यही टाइम मैनेजमेंट की प्रोसेस में है।
नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि कार्य के समय की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए ताकि गृहिणी के समय की बचत हो सके। अब ऐसा भी टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि फुल टाइम जो है वो वर्किंग ही करती रह जाए, उसे रेस्ट ना मिले या फिर वो अपने पर्सनल काम के लिए उसके पास समय ना हो। तो टाइम का मैनेजमेंट इस तरीके से जो है होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य के लिए पर्याप्त समय रखना चाहिए। यानी किसी भी कार्य के लिए हमें एक पर्याप्त टाइम रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कार्य आधे घंटे का है और हमने उस पर टाइम रख दिया 10 मिनट या 15 मिनट का, ताकि कार्य तनाव रहित होकर किया जा सके। क्योंकि जब हम कम समय में बहुत ज़्यादा कार्य को करेंगे तो हम वहाँ पे क्या स्ट्रेसफुल हो जाएंगे और हम बहुत जल्दी करने की वजह से हमारा जो थकान है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट कार्य के लिए अपने को फिट नहीं रख सकते हैं। तो कार्य करने की मैनेजमेंट में हमें इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि जो भी स्टैंडर्ड टाइम लगता है एक कार्य को करने में वो टाइम हम उस पर रखें, नहीं तो हम जो है बहुत ही स्ट्रेस में जब काम करेंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गृहिणी के समय व कार्य की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए ताकि परिवार के अन्य सदस्यों का भी सहयोग मिल सके। टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से फिट करना चाहिए कि हर व्यक्ति के पास एक कार्य डिवाइड हो और उस टाइम पे वो व्यक्ति उपलब्ध हो। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। गृहिणी को अपने व्यक्तिगत मनोरंजन हेतु भी समय योजना में प्रावधान होना चाहिए। उसको अपने इंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम मैनेजमेंट में टाइम जो है रखना चाहिए कि हम इतने टाइम तक अपना इंटरटेनमेंट, वो चाहे इंटरटेनमेंट का उसका अपना अलग अलग तरीका हर व्यक्ति का हो सकता है। हर कोई जो है कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई या फिर मैगजीन पढ़ के या फिर बुक्स पढ़ के या फिर टीवी देख के या फिर रेस्ट करके, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपना एंटरटेनमेंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है योजना पर्याप्त रूप से परिवर्तनशील होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने जो टाइम मैनेजमेंट का जो प्लानिंग किया है वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पर डे फैमिली है तो उसमें कुछ भी आकस्मिक कार्य आ सकते हैं, तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए ताकि वो जो आकस्मिक कार्य आए उसको आप मैनेज कर सकें, विशेषकर आकस्मिक परिस्थितियों में उसमें समायोजन किया जा सके। इस प्रकार से समय योजना बनानी चाहिए ताकि जो आकस्मिक कार्य आए उसको भी हम अच्छे से मैनेज कर सकें। तो योजना के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्लानिंग कितने तरीके के होते हैं। अत्यंत साधारण योजना, वेरी सिंपल प्लानिंग। ये देखा जाए तो एक तरीके से कोई प्लानिंग नहीं है, एक मोटा मोटा जो हम देख लीजिए कि जैसे हम एक प्रारूप तैयार करते हैं, एक खाका तैयार कर लेते हैं अपने माइंड में कि हाँ हम ऐसे ऐसे कार्य को करेंगे। इस प्रकार के कार्य योजना में छोटे बड़े सभी कामों की एक सूची बना ली जाती है। क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास छोटे बड़े जो भी कार्य हैं सबको हम एक लिस्ट कर देते हैं, परंतु कार्य तभी किया जाता है जब गृहिणी की इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि हमने प्लानिंग कर ली, टाइम मैनेजमेंट सेट कर दिया कि हम इस टाइम पे कार्य करेंगे तो हम वैसा ही कर। इसमें क्या होता है कि मेन जो है जब गृहिणी की इच्छा होगी तभी वो अपना कार्य करेगी, लेकिन वो कार्य लिस्टेड रहता है ताकि वो भूले ना, और समय जब उपलब्ध होगा तो ही वो कार्य को करेगी। तो ये एक तरीके की योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट है विस्तृत योजना। इसमें योजना पहले प्रकार की अपेक्षा अधिक विस्तृत और नियोजित होती है। इसमें कार्यक्रम निर्धारित होता है परंतु समय सीमा निश्चित नहीं होती। इसमें कार्यक्रम जो है निर्धारित होता है परंतु समय सीमा जो है निर्धारित नहीं होती है। इसको हम पूरा डिटेल्स में योजना बनाते हैं कि हम इस टाइम पे इस कार्य को करेंगे। तो इसमें जो है कार्यक्रम निर्धारित होता है परंतु कितना टाइम जो है किसी कार्य को देंगे जो है समय सीमा इसकी नहीं निर्धारित होती। कौन सा कार्य कब और कितने समय में पूरा किया जाएगा ये निर्धारित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं समय सूची।
टाइम शेड्यूल यह समय योजना उपरोक्त दोनों प्रकारों से अधिक यह समय योजना जो है उपरोक्त दोनों प्रकारों से अधिक स्पष्ट विस्तृत नियोजित होती है। इसमें क्या होता है, एक पूरा मतलब वहाँ पे देखिए आप समय कौन सा कार्य कब कितने विस्तृत तो थी वो योजना, लेकिन वहाँ पे समय निर्धारित नहीं था। लेकिन इसमें क्या होगा, समय सूची में टाइम शेड्यूल में यह समय योजना उपरोक्त दोनों प्रकारों से अधिक स्पष्ट विस्तृत और नियोजित है। इसमें क्या होगा, समय के क्रम के साथ ही कार्य करने की अनुमानित समय का भी निर्धारण किया जाता है कि हम इस टाइम पे मतलब हम ये अनुमान लगाएंगे कि हाँ हमें भोजन बनाने में इतना टाइम लगेगा, हमें कपड़े धोने में इतना टाइम लगेगा, तो हम एक पूरा टाइम शेड्यूल मैनेज करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं समय योजना के चरण। अब यहाँ पे हम समय योजना के चरण देख लेते हैं। सभी कार्यों की क्या करेंगे, हम सूची बना लेंगे जिन्हें लोचमय और अलोचमय समूह में विभाजित करना है। हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, समय योजना के मतलब जो फर्स्ट स्टेज है इसमें लोचमय और अलोचमय कार्यों की हम एक सूची बना लेंगे। कुछ स्थितियों में क्या होता है कि लोचमय और अलोचमय के मध्य जो है जो विभाजन है सूक्ष्म रेखा द्वारा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत सूक्ष्म रेखा द्वारा ही स्पष्ट होता है। स्पष्ट रूप से किसी छात्रा के लिए कक्षा में आना जो है अलोचमय कार्य है, मतलब उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते, हमको जाना ही जाना है। किसी गृहिणी के लिए बच्चे का दूध पिलाना अलोचमय कार्य है। क्या है ये, अलोचमय कार्य है, इसको वो भूल नहीं सकती, स्किप नहीं कर सकती। परंतु शयन कक्ष या बैठक कक्ष में धूल साफ करना भिन्न भिन्न गृहिणी के लिए लोचमय या अलोचमय हो सकता है। वहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि ये अलोचमय है या लोचमय है, वो हर व्यक्ति का अपना एक पर्टिकुलर डिसीजन है। यदि अलोचमय कार्यों की सूची बहुत लंबी हो तो कोई गृहिणी धूल साफ करने के कार्य को लोचमय कार्य में रख सकती है, परंतु यदि लोचमय कार्य अधिक है तो व्यक्ति के पास चुनाव की क्या होगी, स्वतंत्रता है। मतलब कि अगर लोचमय कार्यों की सूची अलोचमय कार्यों की सूची बहुत लंबी है तो गृहिणी क्या करेगी, धूल साफ करने के कार्य को जो है लोचमय में मतलब कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। यदि लोचमय कार्य अधिक है तो व्यक्ति के पास चुनाव करने की क्या है, अब वो लोचमय में उसको रखे या अलोचमय में रखे। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जटिल कार्यों को विभिन्न भागों में विभाजित कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए कि हमें जो भी हार्ड वर्क हैं उनको विभिन्न भागों में विभाजित कर देना चाहिए। इससे न केवल उन कार्यों को करने में आसानी होती है, बाद में निरीक्षण में भी आसानी होती है कि ये हार्ड वर्क हमने किया है। वरन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो उस कार्य का सामना करने में भी आसानी हो जाती है जब हम उसको एक जो है मैनेज कर लेते हैं कि हाँ ये हार्ड वर्कों की हमने एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली होती है, तो हम मेंटल रूप से उस कार्य के लिए फिट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, कार्य को संपन्न करने का अनुमानित समय निर्धारित करना। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक अनुमान लगाते हैं कि हम इस कार्य को इतने टाइम में कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि व्यक्ति स्वयं के आदर्श मतलब जो भी उसके टाइम नॉर्म्स है, मतलब वो पहले से हर व्यक्ति घर का कार्य करता आ रहा है या फिर कोई भी अपना कार्य करता आ रहा है, कोई इंडस्ट्री में है तो उसे भी पता है कि हम ये कार्य कितने टाइम में, ऑफिस में है तो उसको पता है कि हम ये कार्य, सबको अपनी अपनी क्षमता का बिल्कुल अंदाज़ा होता है, तो उपयोग कर सकता है कि उससे मतलब वो अपने अनुभव के हिसाब से जो है जैसे हर कार्य को जो हम बार बार करते हैं तो उससे हमें क्या होता है कि हमें एक अनुभव हो जाता है कि हम इस कार्य को कितने टाइम में कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि वो अपनी अनुसूची के प्रत्येक भाग में एक समय का अनुमान लगा सकता है। अगर नहीं भी कार्य किया हुआ है, उसके पास कोई अनुभव नहीं है पहले से कि हम ये कार्य कितने समय में कर सकते हैं, तो एक वो अनुमान लगा सकता है। थर्ड पॉइंट है कुल लगने वाले समय को जोड़ना और उपलब्ध समय के साथ समन्वय करना। उसको क्या करना है हमें, इसमें हम क्या करेंगे जो है एक जो है आवश्यकताओं को अनुरूपता प्रदान करना होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे मतलब
कुल लगने वाला जो समय है और जो उपलब्ध समय है उसमें हमें एक जो है एकरूपता प्रदान करना है। उसी प्रकार जिस प्रकार धन की योजना बनाने में हम करते हैं कि हमारे पास इतना जो है बजट है तो हम इतना ही खर्च कर सकते हैं किसी जो है कार्य पे या कोई चीज़ परचेज करने में। तो हमारे पास कुल लगने वाले समय को हम देख लेंगे कि हमारे पास कितना टाइम है और उपलब्ध समय के साथ जो भी समय उपलब्ध है हमारे पास प्रेजेंट टाइम में उसके साथ हम उसको समन्वय करेंगे, मैनेज करेंगे। फोर्थ पॉइंट है समय क्रम निर्धारित करना। इसमें क्या करेंगे हम किए जाने वाले कार्यों का एक क्रम लिख लेंगे, साथ में उनको संपन्न करने का वैधानिक समय लिख लेंगे। क्रम निर्धारण के संबंध में कुछ सुझाव यह हो सकते हैं कि पहले उन कार्यों के बारे में लिखा जाए जो आलोचनीय हैं। अगर हम क्रम निर्धारित कर रहे हैं तो पहले उन कार्यों को लिखें जो आलोचनीय हैं या निश्चित हों, जिन्हें घड़ी के निश्चित समय में ही किया जाना हो। मतलब हमें इस टाइम को, इस कार्य को इस फिक्स टाइम पे कर लेना है। जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं या फिर जो है मान लीजिए हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम उसको स्किप नहीं कर सकते, हमें उस टाइम पे वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। अगर बच्चे हैं हम उसके लिए लंच बना रहे हैं, उसको 7 बजे स्कूल जाना है तो हमें 6:30 या बजे तक अपने उस लंच बनाने के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। एक निश्चित समय पे जहाँ तक संभव हो भारी और हल्के कार्यों को एक के बाद एक रखना चाहिए। मतलब पहले थोड़ा सा भारी कार्य कर लें फिर हल्का कार्य करें, इस तरीके से एक क्रम निर्धारित करना चाहिए। लोचमय समय को भी निर्धारित करना चाहिए। लोचमय समय अनिश्चित समय का एक भाग होता है। जो लोचमय समय है ये क्या है, इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है, ये अनिश्चित है, जो सामान्यतः सुबह के अंत में या दोपहर में होता है, जिसमें या तो अनिश्चित कार्य किए जाते हैं या गलत अनुमान को समायोजित किया जाता है। कि मतलब मान लीजिए कि हमने अनुमान लगाया कि हम अपना ये कार्य इतने टाइम में कर लेंगे लेकिन नहीं कर पाए तो हम उसी समय में इस कार्य को करेंगे। समय बचत के साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। हमें वो टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए जिससे हमारे समय का बचत हो। जहाँ तक संभव हो दोहरे कार्य जो एक साथ किए जा सकते हैं ऐसे कार्यों को एक साथ योजना बनानी चाहिए। या फिर एक एरिया में जो कार्य कर सकते हैं घर के एक एरिया में उन कार्यों को एक साथ कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए सेब फल बेकिंग के समय बर्तन धो लिए, विश्राम काल का ध्यान रखकर क्रम निर्धारित करना चाहिए। हमें उसमें विश्राम काल को भी ऐड करना चाहिए। यदि उत्पादन धीमा हो, यदि कार्य करने का जो शैली है या कार्य बहुत हम धीरे धीरे करते हों तो कोई कार्य उत्पादन धीमा हो रहा हो तो कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उसमें जो काम ज़रूरी नहीं हो उसको स्किप कर देना चाहिए, लेकिन हमें रेस्ट को ज़रूर इंक्लूडेड करना चाहिए। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए पर्याप्त समय की व्यवस्था नहीं हो तो हम उस कार्य को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। पांचवा जो है योजना को लिखना। इसमें हम क्या करेंगे, योजना को जो है हम लिख के एक उसका पूरा डिटेल जो है बना लेंगे। इसमें यदि थोड़े समय की योजना बनाई गई है तो उपरोक्त चरण को ध्यान में रखते हुए योजना बना सकते हैं कि हम ये सुबह का टाइम है, 6:30 बजे से इतने बजे तक हम नाश्ता बनाएंगे, फिर नाश्ता को परोसेंगे, फिर टेबल साफ़ करेंगे, घर की साफ़ सफाई करेंगे, फिर जो है साप्ताहिक जो दैनिक कार्य हैं बिस्तर सही करना, कपड़े धुलना, फिर विश्राम करना, फिर दोपहर का खाना तैयार करना। ऐसे ऐसे हम पूरे टाइम को अपने रात तक के टाइम को या फिर वैसे टाइम को जो मतलब दैनिक समय योजना बना लेंगे, साप्ताहिक बना लेंगे, मासिक समय योजना बना लेंगे, वार्षिक समय योजना। तो ऐसे हम लिख लिख करके सारी योजना बना लेंगे। लास्ट पॉइंट जो है 6, यदि व्यक्तिगत योजना और अन्य मिश्रित यदि व्यक्तिगत योजना अन्य व्यक्ति से मिश्रित हो तो उसे समन्वय कर लेना चाहिए।
अंतिम चरण में इस बात पर निर्भर करता है कि कार्य अकेले किया जा रहा है या किसी के साथ किया जा रहा है। अगर किसी के साथ किया जा रहा है तो हमें उसके साथ क्या करना पड़ेगा, समन्वय तो बनाना ही पड़ेगा। पारिवारिक जीवन चक्र के कुछ चरण में विशेष रूप से समय योजना को अन्य परिवार के साथ सदस्यों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी गृहिणी पूरा कार्य अकेले बहुत अच्छे से नहीं कर सकती है, और अगर वो अपने परिवार के सदस्यों का साथ लेती है तो वो उसी कार्य को बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से निपटा सकती है। आगे देख लेते हैं योजना। सेकंड पॉइंट जो है देख लेते हैं योजना के। पहले तो हमने प्लानिंग देखी, प्लानिंग में ये सारे स्टेप देखें समय योजना के। ये समय योजना के चरण बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिएगा। ये नेट के एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है और लगभग सभी एग्ज़ामों में, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गए हैं तो सभी एग्ज़ामों में अब ये क्वेश्चन इस टाइप से बन रहे हैं। तो समय योजना का जो चरण बताया गया है उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। योजना के जो प्रकार बताए गए हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, अगर आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ेंगे ना तो आप क्वेश्चन को भले ही उसका आंसर नहीं जानते हो लेकिन आप समझ के वहाँ पे सही आंसर टिक कर सकते हैं। फिर अब देख लेते हैं योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए केवल समय योजना बना लेने से ही कार्यों का संपादन समय पर नहीं होता है। अब हमने योजना बना ली तो इसी से तो कार्य हमारे टाइम पे नहीं हो जाएंगे ना, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना एफर्ट भी डालना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ना ही पारिवारिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति ही हो पाती है। योजना की सफलता के लिए उस पर नियंत्रण किया जाना भी आवश्यक है। क्या है, उस पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। समय योजना को लिखने का उद्देश्य यही है कि क्रियान्वयन के समय उस पर नियंत्रण किया जा सके। हमने जो भी प्लानिंग की अब उस पे हमें बिना कंट्रोलिंग के वो योजना बिल्कुल हम ऐसा नहीं कि उस पे हम सफलता पा सकें, तो हमें क्रियान्वयन के समय उस पर नियंत्रण किया जाना जो है बहुत ही आवश्यक है। उस पे हम अपने जो है पारिवारिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और योजना को सफल बना सकते हैं। तो इसमें नियंत्रण का, कंट्रोलिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आगे देख लेते हैं। समय योजना बनाते समय यदि कार्य निष्पादन में लगने वाले समय को अंकित किया गया है, मतलब हमने जो भी प्लानिंग बनाई है तो उस पे अगर हमने टाइम को लिखा है तब नियंत्रण करना आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने एक टाइम फिक्स कर दिया कि हम इतने से इतने टाइम में यही कार्य करेंगे और इतने से इतने टाइम में ये कार्य करेंगे। तो हम हर एक कार्य के लिए एक पर्टिकुलर टाइम हमने दे दिया, तो वहाँ पे नियंत्रण करना आसान हो जाएगा कि हम इस टाइम में इस कार्य को ख़त्म कर दें, क्योंकि कार्य अनुमानित समय में पूरा हुआ है या नहीं इसकी जानकारी हो जाती है। जो भी हमने अनुमान लगाया था कि हम जो है इतने टाइम में कुकिंग ख़त्म कर लेंगे, इतने टाइम में हम जो है कॉलेज जाएंगे, इतने टाइम में हम स्टडी करेंगे, इतने टाइम में हम रेस्ट करेंगे, तो इसका अनुमान जो हमने लगाया था वो उस टाइम पे पूरा हुआ है या नहीं, अगर हमने जो है इसको लिख करके टाइम के हिसाब से लिख करके रखा है तो हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि ये कार्य उतने टाइम पे पूरा हुआ है या नहीं। समय योजना जितना अधिक स्पष्ट, लचीला, व्यवहारिक और तर्कसंगत होगा, उसका क्रियान्वयन भी उतना ही सहज, आसान होगा। मतलब अगर हम उसको बिल्कुल क्लियरली लिख करके कि हाँ इस टाइम पे हम ये कार्य करेंगे, इस टाइम पे, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हम रखेंगे कि हाँ ये कार्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अगर कोई हमें उस समय आकस्मिक कार्य आ गया तो हम उस कार्य को कर सकते हैं। सहज और तो वहाँ पे लचीलापन भी हमने रखा, व्यवहारिक रखा, उसको तर्क संगत रखा कि हाँ ये कार्य बहुत ज़रूरी है, तो हम इसको हर पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, तो हम इस कार्य को पहले करेंगे।
क्रियान्वयन के समय उस पर नियंत्रण भी आसानी से किया जा सकता है। अगर हमने कोई कार्य प्लानिंग किया और हमने जो क्रियान्वयन किया तो उस पे हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन होता है तो हम देखते हैं ना कि हाँ हम जो भी बुलाते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं या फिर जो हमारा बाहर का रिसोर्स सारा रहता है, हम देखते हैं ना कि हमने जो ऑर्गेनाइज किया, पार्टी ऑर्गेनाइज किया, वो पूरी तरीके से सही रहा, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं ठीक से रहीं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कंट्रोलिंग करते हैं ना कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हो तो हम अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो पूरी चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। योजना में किसी तरह का व्यवधान और अवरोध है तो निम्न प्रकार से उसे मिटाया जा सकता है। अगर हमने प्लानिंग लिख करके बनाई है तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में जब हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग इन प्लान इन द एक्शन, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अब जो योजना बनाए हैं, और कंट्रोलिंग हमें शुरू से ही करना चाहिए। हमें जो कंट्रोलिंग है वो शुरू से ही मतलब करना चाहिए कि कैसे जो है, मतलब अगर हम शुरू से करेंगे तो हम अगर बीच में ही कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वहीं पे अपने प्लान को चेंज भी कर सकते हैं। तो कार्य इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे योजना में किसी तरह का व्यवधान और अवरोध है तो उसे किस प्रकार से हटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, जो भी समझे। कार्य करने की गति में तीव्रता लाकर कार्यों को समय पर निपटाया जा सकता है। हम क्या करेंगे, अपने कार्य करने की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा तेज कर देंगे और कार्य को समय पे, मान लीजिए कोई कार्य समय पे पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम उस वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम यही करेंगे कि कार्य की स्पीड को अपने बढ़ा देंगे तो कार्य समय पे संपन्न हो जाएगा। कार्यों को निपटाने के लिए परिवार के सदस्यों का सहयोग लेने की आवश्यकता हो तो लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, कार्यों को निपटाने के लिए परिवार के सदस्यों के, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कार्य अधिक है और हम बहुत अच्छे से उसको जो है नहीं कर पा रहे हैं अकेले, तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए कि परिवार के सदस्यों का सहयोग ले लेना चाहिए, जिससे कार्य बहुत ही आसानी से और सही टाइम पे और बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। कुछ काम महत्वपूर्ण व अन्य आवश्यक कार्यों, कुछ कम महत्वपूर्ण और अनावश्यक कार्यों को स्थगित करके समय बचाया जा सकता है। मान लीजिए हमने जो भी योजना बनाई, बाद में हमें ऐसा फील हुआ कि ये कार्य तो अभी बहुत ज़रूरी नहीं है, तो हम उस कार्य को हटा सकते हैं और वहाँ पे समय को अपने सेव कर सकते हैं। खाली समय में बाकी बचे कार्यों को निपटाया जा सकता है। अब जो हमें समय वहाँ पे बचा तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम जो कार्य इम्पोर्टेंट था उसको हम करेंगे। तो यही क्या है, कंट्रोलिंग है कि हमें वहाँ पे ये देखना है कि हमने जो योजना बनाई वो कितना, मतलब जो हमने अनुमान लगाया टाइम का और सारी चीज़ों का, वो कितना फिट हो रहा है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको इन सारे तरीक़ों को अपना करके उसको हम ठीक कर सकते हैं कि अपने कार्य करने की स्पीड बढ़ा लेंगे या फिर पारिवारिक सदस्यों में वो कार्य को बांट देंगे। मान लीजिए अगर काम समय पे नहीं हो रहा है, कुछ काम जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं उसको हटा देंगे, समय बचा लेंगे, और खाली समय में जो बचे हुए कार्य हैं मान लीजिए वो नहीं हो पाए थे टाइम पे तो हम उसको कर लेंगे। तो ये कंट्रोलिंग है, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी योजना या टाइम कहिए या किसी भी मैनेजमेंट के लिए। ये सारे प्रोसेस हर जगह अप्लाई होते हैं। थर्ड है यहाँ पे समय योजना का मूल्यांकन। योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने पर मान लीजिए हमने योजना बनाई फिर उसको क्रियान्वित किया तो परिणाम जो निकला, मतलब हमने जो योजना बनाई और फिर जो हमने कार्य किया अपनी योजना के तहत, तो फिर उसका परिणाम क्या निकला ये कैसे जानेंगे, तो मूल्यांकन करना जो है आवश्यक है। कार्य समय पर योजना अनुसार संपन्न हुआ है या नहीं, यदि नहीं तो क्या कारण थे। अब हमें ये जानना है कि किस कारण से, क्या हमारी योजना में कमी आ गई थी, किस कारण से हमारा ये प्लान जो है जो हमने बनाए वो अच्छे से नहीं हुआ, क्या कठिनाइयाँ और अवरोध उत्पन्न हुए जिसके कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी, आदि अनेक बातों की जानकारी मूल्यांकन से ही पता चलेगा। किससे पता चलेगा, हमें मूल्यांकन से ये सारी जानकारियाँ पता चलेंगी कि हमने जो योजना बनाई वो किस कारण से, उसमें क्या कठिनाइयाँ आई, किस वजह से वो सफल नहीं हुआ,
उसमें क्या और हम कर सकते थे कि जो है वो हमारी योजना सफल हो जाती। मूल्यांकन के लिए निम्न प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। हम इन सारे प्रश्नों का उपयोग करके हम अपने कार्यों का क्या करेंगे, मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या योजना व्यवहारिक या लचीली थी? जो हमने प्लानिंग की थी, क्या वो जो है व्यवहारिक और लचीली थी? सेकंड क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं कि योजना जो बनाई गई थी, क्या उससे परिवार की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि हो सकी? क्या परिवार का हर व्यक्ति हमारी जो योजना था उससे संतुष्ट है? थर्ड है, क्या परिवार के सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पर्याप्त रूप से मनोरंजन, विश्राम, नींद ले सकें? तो उससे पता चलेगा हाँ या नहीं। हाँ है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर उनके कारणों को जानना है। क्या उन्हें व्यक्तिगत कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिल सका? फोर्थ है, कुछ कुछ कम महत्वपूर्ण कार्य जो समय अभाव के कारण रह गए थे, क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार थी? जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो जो रह गए, तो क्या मैंने उसको इतना इम्पोर्टेंट जो है अपनी योजना में नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है वो कार्य रह गए? मुझ में कार्य तीव्रता से करने की क्या कमी है? क्या और लोग मेरी अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं? फिफ्थ क्या है, यदि यही कार्य परिवार के दूसरे सदस्यों को दिया जाए तो शायद अधिक सफलता मिलती और कार्य निष्पादन भी सरलता से हो जाता। तो क्या हमारी योजना में ये भी कमी रह गई थी कि हम जो है परिवार के ऐसे सदस्य थे जिसे वो बहुत अच्छे से हमसे भी बेटर तरीके से उस कार्य को कर सकते थे और हमने उन्हें नहीं दिया। सिक्स पॉइंट है, क्या समय योजना ही दोषपूर्ण थी जिसके कारण मुझे वांछित सफलता नहीं मिल सकी है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम अपने जो योजना बनाई, क्रियान्वयन किया, तो हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम अपनी योजना के क्रियान्वयन में कितने सफल हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूल्यांकन के लिए चार्ट की सहायता भी ली जाती है। मूल्यांकन के लिए जो है समय योजना का जो ये मूल्यांकन है, इसके लिए चार्ट की सहायता ली जाती है। इसे क्या कहते हैं हम, देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ग्रैंड चार्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्रैंड चार्ट कहते हैं, जो कि उद्योगों से लिया गया है। ये क्या करते हैं, इसको उद्योगों में जो इंडस्ट्रियल हैं वहाँ पे ये ग्रैंड चार्ट का उपयोग होता है। क्या बोलते हैं इसको, ग्रैंड चार्ट। समय योजना का जो मूल्यांकन करने के लिए हम इसको ग्रैंड चार्ट यूज़ करते हैं। प्रथम दो कॉलम में योजना को विस्तृत रूप से लिखा जाता है। वहाँ जो फर्स्ट दो कॉलम है वहाँ पे योजना को क्या करेंगे, विस्तृत रूप में लिखेंगे। तीसरे कॉलम में समय का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरे कॉलम में क्या करते हैं, समय का मूल्यांकन करते हैं। और चौथे कॉलम में अनियोजित, जिनका बहुत नियोजन नहीं हो पाया, उस कार्य को लिखा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ग्रैंड चार्ट के द्वारा क्या करते हैं, जो भी हमने समय योजना बनाई उसका मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये समय मूल्यांकन हेतु जो है ग्रैंड चार्ट है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में देखिए समय लिखा है, और फिर सेकंड कॉलम में उपयोग में लाई बनाई गई योजना, ये बनाई गई योजना है यहाँ पे। और थर्ड कॉलम में अनुसूची के पूर्ण किए गए भाग। फोर्थ में है अनियोजित कार्य। तो यहाँ पे देखिए 8 से 8:30 बजे तक सुबह के नाश्ते के बर्तन धोना। तो यहाँ पे जो है इन्होंने टिक किया है पूर्ण, ये कार्य यहाँ पे गलत टिक किया है। और 8:30 से 9 बजे तक बिस्तर उठाना व शयन कक्ष की सफाई करना। ठीक है, ऐसे ऐसे ये योजना बनाई जाती है। अगर पूरा कार्य पूर्ण कर लिए, ये हर का अलग अलग हो सकता है। कार्य पूरा कर लिया तो वहाँ पे सही टिक करेंगे, आंशिक रूप से किए हैं तो उसके लिए भी निशान लगाएंगे, अपूर्ण है तो उसके लिए निशान लगाएंगे। ऐसे ऐसे करके हम इससे
अपनी योजना का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो चलिए एक बार हम समराइज़ करते हैं अपने इस टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस को। देखिए यहाँ पे क्या है, टाइम मैनेजमेंट, समय व्यवस्थापन। तो इसकी डेफिनेशन है, क्या है, परिवार में होने वाले विभिन्न क्रियाओं और उपलब्ध समय के बीच हम क्या करेंगे, अनुकूलतम समायोजन करेंगे। जो भी हमारे पास टाइम है और जो हमारे पास कार्य है उसमें एक सामंजस्य बैठाएंगे। इसके लिए जो भी प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाएगी उसे समय प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, समय प्रबंधन प्रक्रिया के 3 चरण हैं, समय का आयोजन करना और योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण करना और समय के आयोजन का मूल्यांकन करना। मतलब प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, ये समझिए 3 चरण होते हैं समय प्रबंधन प्रक्रिया की। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि समय प्रबंधन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं। तो समय प्रबंधन प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, समय का आयोजन करना, योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण करना, समय आयोजन का मूल्यांकन करना। फर्स्ट देख लेते हैं समय का आयोजन करना। इसमें हम क्या करेंगे, अपने समय का जो भी आयोजन करेंगे उसको निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण कार्यों की एक योजना बनाएंगे। सेकंड है, उपयुक्त कार्य का क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। कार्य के क्रम को निर्धारित करते समय परिवार की आवश्यकताओं, सदस्यों की रुचियों और कार्य की आदतों आदि का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, कार्य के समय की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए ताकि गृहिणी के समय की बचत हो सके। कार्य के लिए पर्याप्त समय रखना चाहिए ताकि कार्य तनाव रहित होकर कर सके। गृहिणी के समय और कार्य की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए ताकि परिवार के अन्य सदस्यों को भी सहयोग मिल सके। गृहिणी को क्या करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत मनोरंजन के समय का भी एक प्रावधान बनाना चाहिए। योजना पर्याप्त रूप से परिवर्तनशील होनी चाहिए, विशेषकर आकस्मिक परिस्थितियों में उसमें समायोजन किया जा सके, इस प्रकार से समय योजना बनानी चाहिए। योजना के टाइप्स देख लीजिए। अत्यंत साधारण योजना, इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार की कार्य योजना में छोटे बड़े सभी कामों की एक सूची बना लेते हैं, परंतु कार्य तभी किया जाता है जब गृहिणी की इच्छा और समय उपलब्ध हो। ये ऐसे ही योजना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब एक माइंड में डाटा ऐसे सेट कर लिया जाता है और जब भी इच्छा और टाइम होती है तो उसको कर लेते हैं। दूसरा है विस्तृत योजना। इस योजना में पहले की अपेक्षा क्या है, ये थोड़ी विस्तृत और नियोजित है। इसमें कार्यक्रम निर्धारित होता है परंतु समय सीमा नहीं निर्धारित होती, कौन सा कार्य कब करेंगे। थर्ड है समय सूची। तो यह समय योजना उपरोक्त दोनों प्रकार से अधिक स्पष्ट, विस्तृत और नियोजित होती है क्योंकि इसमें समय के क्रम के साथ ही साथ कार्य करने की अनुमानित समय का भी निर्धारण किया जाता है। समय क्रम तो निर्धारित ही करते हैं लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि हम ये कार्य इतने समय में कर लेंगे। समय योजना के चरण देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है नेट के एग्जाम में तो अक्सर आता है। तो इसका फर्स्ट है, सभी कार्यों की सूची बना लेंगे जिन्हें आलोचमय और लोचमय समूह में विभाजित करना है। सेकंड है, कार्य को संपन्न करने का अनुमानित समय निर्धारित करेंगे, कुल लगने वाले समय को जोड़ना, उपलब्ध समय के साथ उसको समन्वय करना। फोर्थ है, समय क्रम निर्धारित करना, योजना को लिखना, यदि व्यक्तिगत योजना अन्य व्यक्ति से मिश्रित हो तो उसे समन्वय करना। ये 6 स्टेप हैं यहाँ पे। योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण। केवल समय योजना बना लेने से कार्यों का संपादन, परिवार के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। योजना की सफलता के लिए उस पर नियंत्रण किया जाना बहुत आवश्यक है। समय योजना लिखने का उद्देश्य यही है कि क्रियान्वयन के समय उस पर नियंत्रण किया जा सके, इसीलिए समय योजना लिखी जाती है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा कार्य हमने कितने टाइम में किया। समय योजना बनाते समय यदि कार्य निष्पादन में लगने वाले समय को अंकित किया जाता है तो नियंत्रण करना बहुत ही आसान हो जाता है वहाँ से, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने इस टाइम पे ये कार्य किया, क्योंकि कार्य अनुमानित समय से पूरा हुआ है या नहीं इसकी जानकारी हो जाती है। कि हमने लिखा था कि हम बर्तन धोने का कार्य इतने टाइम में कर लेंगे और हम नहीं कर पाते हैं तो हमें वो पता चल जाता है। समय योजना जितना अधिक स्पष्ट, लचीला, व्यवहारिक और तर्कसंगत होगा उसका क्रियान्वयन भी उतना ही सहज और आसान होगा। साथ ही क्रियान्वयन के समय उस पर नियंत्रण भी आसानी से किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं डिटेल्स में। योजना में किसी तरह का व्यवधान और अवरोध है तो निम्न प्रकार से निपटाया जा सकता है। कार्य करने की गति को बढ़ा करके,
कार्य को निपटाने के लिए परिवार के सदस्यों का सहयोग ले लीजिए। कुछ काम जो महत्वपूर्ण नहीं उनको हटा दीजिए। खाली समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको कर लीजिए। समय योजना का मूल्यांकन, योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और परिणामों को जानने के लिए मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। कार्य समय पर योजना अनुसार संपन्न हुआ है या नहीं, यदि नहीं तो कारण क्या है, उसमें क्या कठिनाइयाँ अवरोध उत्पन्न हुए, ये सारे मूल्यांकन से ही पता चलेंगे। जिसके कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी है आदि बातों की जानकारी मूल्यांकन से पता चल जाता है। मूल्यांकन के लिए निम्न प्रश्नों को हम करके पता कर सकते हैं कि हाँ ये कार्य हुआ है सही से या नहीं हुआ। कार्य योजना व्यवहारिक थी या लचीली थी, ये पॉइंट्स हैं। योजना बनाई गई थी तो क्या उससे परिवार की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्ट हुई है। क्या परिवार के सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पर्याप्त रूप से मनोरंजन, विश्राम, नींद ले सके हैं। क्या उन्हें व्यक्तिगत कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिल पाया है। कुछ कम महत्वपूर्ण कार्य जो समय अभाव के कारण रह गए थे, क्या इसके लिए भी मैं जिम्मेदार थी। क्या मुझे कार्य को तीव्रता से करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, यदि यही कार्य परिवार के दूसरे सदस्यों को दिया जाता तो शायद वो अधिक सफलता मिलती, कार्य निष्पादन भी सरल हो जाता। क्या समय योजना ही दोषपूर्ण थी जिसके कारण मुझे सफलता नहीं मिल पाई है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसका इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। मूल्यांकन के लिए चार्ट की सहायता ली जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पर, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रैंड चार्ट कहते हैं। प्रथम 2 कॉलम में योजना को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तीसरे कॉलम में समय का मूल्यांकन किया जाता है। चौथे कॉलम में अनियोजित कार्य को लिखा जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये समय योजना मूल्यांकन का ग्रैंड चार्ट है। तो ये था टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगे नेक्स्ट भी कोई वीडियो मैं ले आऊँ तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के बीच जो है इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत जब लोग देखेंगे तो मेरा एक मोटिवेशन बनेगा। और कमेंट करें जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हों। थैंक यू।